हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कौर गुप्ता है और मैं हूं आपका बायोलॉजी का फैकल्टी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूं। मैंने एमबीबीएस किया है सीएमसी से और एमडी किया है एम्स दिल्ली से। एसआरशिप करने के बाद, स्पेशलाइजेशन के बाद जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो भी मैंने एम्स दिल्ली में किया है और फिलहाल मैं दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं एज ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। मैं पढ़ाना, अगर हम पढ़ाने की बात करें तो पढ़ाना मेरा जुनून है एंड आई रियली लव टीचिंग। देखो, मैं पढ़ाता हूं एमबीबीएस में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, जो एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको, और एमबीबीएस करने के बाद जो सुपर स्पेशल होता है वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भी मैं पढ़ाता हूं। तो बच्चों के साथ जितना एक्सपीरियंस मेरा है, मुझे रियली लगता कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो फैकल्टी हैं उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इतने वाइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। बट जानते हो, सबका प्रॉब्लम सिर्फ एक है। जानते हो क्या है वो? और वो है कल। जानते हो कैसे? आपने पढ़ाई शुरू करनी है नीट 2022 के लिए। सभी के दिमाग में, हाँ मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, इस बार मैं ऐसे फोड़ दूंगा और ऐसे मैं पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा। जब आप पढ़ाई शुरुआत करते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। हाँ, यहां होता है, और आप इसी मोटिवेशन से आगे पढ़ना शुरू कर देते हो। नीट 2022 के लिए सारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बात मेरी ध्यान से सुनेंगे। पर होता क्या है, आप पढ़ाई करने के पहले प्लानिंग करते हो कि हाँ मैं इस दिन से पढ़ाई करना शुरू करूंगा, और वो दिन होता है आपका अगले हफ्ते या अगले दिन, कल का दिन। ये कहते कहते कहीं ना कहीं दिवाली आ जाती है, और दिवाली के बाद कहीं ना कहीं न्यू ईयर आ जाता है और समय हो जाता है कम। इसी दौरान जो बाकी बच्चे हैं वो प्रिपरेशन में आपसे इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आपका मार्क्स पीछे रह जाएगा और उनका जो मार्क्स है वो काफी आगे हो जाता है। फिर से वही घड़ी आगे बन जाती है। आप एक बात सोचो कि जो बंद घड़ी होती है ना, वो भी एक दिन में समय दो बार सही दिखाती है, बंद घड़ी भी दिखाती है। तो अगर आप कुछ भी ना पढ़ो तो भी आपको मन में तो ये आएगा कि आप आगे जाके पीछे वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लोगे। बट आप ये नहीं समझ पाओगे कि जो आपने टाइम लूज कर दिया वो वापस कभी नहीं आएगा। तो सर करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको नीट 22 प्रिपरेशन कब करनी है शुरू। और मेरा आंसर है आज, कल नहीं। इस प्रिपरेशन के लिए आपको क्या जरूरत है? एक मेंटर, एक टीचर, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको आपके मंजिल तक पास ले जाए। बिलीव मी, बिलीव मी, यस, आई कैन टेल यू लुकिंग एट योर आईज। आपकी आंखों में देख के बताता हूं वो ये प्लेटफॉर्म है। क्यों है ये? जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जब पूरी टीम पढ़ाएगी आपको बायोलॉजी, तो आपको एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ाएगी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ही वाइडली लिखा हुआ है, उसको आपको बहुत ही क्लियर अक्षरों में एनिमेशन यूज करके, इमेज यूज करके आपको पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, और वो जो नोट्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल भी रहेंगे, इजीली अवेलेबल रहेंगे। पर मैं चाहता हूं आप नोट्स खुद बनाएं। जब हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चंस का क्या करें, क्वेश्चंस तो पढ़ाओगे ना जब आपका लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा हुआ हो, और वो मैं एश्योर कराऊंगा कि आपको मैं पढ़ाऊं। हाँ, 5 से 10% जो कि एनसीईआरटी के बाहर आती है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के बाहर वाले। और आपको बता दूं कि आपका साथ जो है हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप ये एश्योरिटी ना देते हो कि हाँ जी सर मेरी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पे आ गई है वापस। पर शुरुआत करनी है आपको। मैं आपके साथ हूं, आपको शुरुआत करनी है। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, सुना भी होगा आपने, कि आपको सिर्फ आप हरा सकते हो और कोई नहीं। तो कोई आपके बीच में नहीं आएगा, प्रिपरेशन आपकी है और आप ही उसको जीतोगे। नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं आपके साथ रहूंगा और आप अपने साथ रहोगे, मतलब पढ़ाई हम दोनों मिलकर करेंगे और पूरी पूरी करेंगे। स्टार्ट करते हैं नीट के प्रिपरेशन के लिए कि क्या आपको जरूरत है। मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोग्राम। तो हमारे साथ रहेगा उड़ान का प्राइम बैच। इस बैच में हम आपको पढ़ाएंगे 5 डेज अ वीक। शाम के समय पढ़ाएंगे, कभी कभी सुबह में क्लास होगी, पर जब हम क्लास ये करेंगे तो लाइव क्लास होगी। जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूंगा। इससे आपकी मोटिवेशन लेवल बहुत ही हाई रहेगी। सेकंड, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उस चैप्टर में आपको डाउट्स आते हैं, राइट? वो डाउट कहां से पूछोगे? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो हम आपको देंगे एक 24 आवर डाउट सॉल्विंग का एक प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने डाउट्स डालोगे और हमारे फैकल्टीज, टीम ऑफ फैकल्टीज हैं जो आपको आपका डाउट्स को सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो सर क्या अगर मैं लाइव क्लास छोड़ दूं तो मैं क्या इसको मिस कर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी जो कि आपके पूरे साल आप देख सकते हो। बट लाइव क्लास को मिस मत करना, नहीं तो आप पीछे और बैकलॉग क्रिएट हो जाता है उससे। सेकेंडली,
अब हम देंगे आपको एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जो नीट का पैटर्न है उसके ऊपर टाइमर बेस्ड वो बेस्ड होगा। तो आप अपने आप को एसेस कर सकते हो और उस टाइमर के अनुसार अपने प्रेशर कुकर सिचुएशन देके आप और अपने आप को मजबूती और स्ट्रांग से प्रिपेयर कर सकते हो। साथ में हम लाएंगे आपके लिए टेस्ट। तो टेस्ट जो है वो कुछ टेस्ट होंगे शुरुआत में जो कि यूनिट टेस्ट होंगे और बाद में हम लाएंगे यूआई टेस्ट जो कि कंप्लीट टेस्ट पैकेज होगा और ये सब कुछ हम आपको कंप्लीट कराएंगे अप टू द मंथ ऑफ फरवरी 2022। उसके बाद सब हम करेंगे रिवाइज। बस सर नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। इसके अंदर को मिलेगा जो एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे वो होंगे उड़ान के हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स जो कि आप पीछे देख रहे हो स्क्रीन में। तो ये होंगे नोट्स जो कि आपको बेस्ड है प्रीवियस क्वेश्चंस में और जो मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो ये नोट्स भी आपको रहेंगे पूरे के पूरे अवेलेबल। और क्या होगा सर? और होगा मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड मतलब फ्लैश कार्ड जहां पर आप किसी भी टॉपिक को आप शॉर्ट ड्यूरेशन में फटाफट रिवाइज कर सकते हैं या फिर उसको लर्न कर सकते हैं। और सर हाँ जी, अब हम मिलेंगे आपसे जैसे होता है जो ना फेस टू फेस लेक्चर्स होते हैं जहां पर फैकल्टी से मिल सकते हो। हम मिलेंगे आपको एवरी संडे जूम पे। तो जूम का सेशन हम क्रिएट करेंगे जहां पर आप और हम डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन में क्या वीकनेस रह रही है और उसको मिलकर हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बेटर हो। प्लीज अंडरस्टैंड वी ऑल आर वर्किंग ताकि आपका जो रैंक है वो मिस ना हो जाए 2022 में। बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं बट वो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं अभी बिकॉज वो छोटे फीचर्स हैं। उसको आप जाके उड़ान के रैंकर्स प्राइम वाले बैच में जाके एप्लीकेशन में डेफिनेटली चेक कर लेना। आर यू रेडी विद इट? अब देखो इस बैच को मिस नहीं करना है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला एक टॉपिक, उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनो। कैसे हम पढ़ाते हैं, शॉर्ट पढ़ाऊंगा, बहुत ड्यूरेशन लंबा नहीं पढ़ाऊंगा, शॉर्ट पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक टॉपिक आपको रियली में कॉन्फिडेंस दे जाए और आप डिसाइड कर पाओ आपको क्या करना है लाइफ में। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक शुरुआत होता है बच्चों मियोसिस से। आज की हमारी मेन टॉपिक शुरुआत होती है मियोसिस से। अच्छा, मियोसिस जो है आपको कब चाहिए? पहले सोचते हैं कि आपको एग्जैक्टली मियोसिस की रिक्वायरमेंट कब होनी चाहिए। अच्छा, मियोसिस से आपको क्या समझ में आता है? दो चीजें। पहला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होगा? मतलब यहां पर बनेंगे गैमीट्स। क्या बनेंगे? यहां पर गैमीट्स बनेंगे। तो ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम gametes are formed from the diploid cells। इसका मतलब क्या हुआ? देखो क्या मतलब हुआ। ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो किसी भी पेरेंट में 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम से क्या होगा? ये बनाएगा एक हैप्लॉइड गैमीट। ये बनाएगा एक हैप्लॉइड गैमीट। मतलब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? देखो कि इसको मैं अलग से लिखता हूं। यहां से लिख के ना अपने हम नोट्स में आते हैं। ओके, हम अपने नोट्स में आते हैं और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक मैं शुरुआत कर रहा हूं मियोसिस से। मियोसिस आज की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं मियोसिस से। ठीक है, चलो सब लोग अपने नोट्स निकालो और शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको। मियोसिस क्या मतलब है इसका? मियोसिस जो है वो हेल्प करता है फॉर्मेशन, याद रखना, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। इस हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ये जो लिखा है ना आपने, ये जो लिखा है आपने हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, इसी का नाम है गैमीट। ओके, इसका नाम है बच्चे, क्या है इसका नाम? इसको कहते हैं गैमीट। ओके, इसका नाम है गैमीट। अब कैसे आएगा गैमीट उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर मान लो बड़ा सिंपल एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लो फादर है और मदर है। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा कि पूरी कहानी कहां होती है? इन द टेस्टिस होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है जहां स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बनाते हैं स्पर्म्स। आपको ये पता होगा स्पर्मेटोगोनिया में होते हैं 2n क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम। फादर में होगा क्या? 2n होगा। मदर में 2n होगा। मतलब स्पर्मेटोगोनियम ओगोनियम में होगा 46 क्रोमोसोम्स, हो कहेंगे 2n। अब ये जो फादर है ये बनाएंगे 4 तरह के गैमीट्स। ये बनाएंगे 4 तरह के गैमीट्स, n n n और n, n n n और n। मदर भी बनाएगी 4 तरह की गैमीट्स, ऐसे n n n और n। अब देखो जब ये 2n से बन रहा है n, तो इस प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस। आपको पता ही होगा बहुत लोगों को। अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा? फादर के कोई भी, ध्यान रखना, फादर का कोई भी एक गैमीट फादर का ये फ्यूज करेगा मदर के कोई भी एक गैमीट से। फादर का कोई भी एक गैमीट एनी
N फ्रॉम हियर एंड एनी N फ्रॉम हियर, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करके बनाएगा 2N। ठीक है, यहां होगी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब अगर मान लो ये 2N बन गया, लेट्स अस्यूम ये 2N बना जाइगोट। अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जाइगोट जाके डिवाइड करेगा, आपको पता है कैसे डिवाइड करेगा, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, याद है सब कुछ, मोरोला तक बनता है और फिर जाके इंप्लांट कर जाता है। तो वो जो डिवीजन हो रही है वो कैसे हो रही है, वो हो रहा है माइटोसिस। तो अब ये डिवाइड करेगा, बनेगा 2N और 2N, तो यहां पर चाहिए माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है बच्चे, माइटोसिस में जो है वो क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, वो आधा नहीं होता। अब देखो जब ये 2N वाला वापस डिवाइड करेगा, 2N 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 2N, तो अगेन यहां पर क्या हो रहा है बच्चे, यहां हो रहा है माइटोसिस। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, मियोसिस होता है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, जबकि माइटोसिस होता है सेल का मल्टीप्लिकेशन के समय, या फिर जब रिपेयर होना है, या फिर जब एनसी रेशियो मेंटेन करना है, या फिर प्लांट के केम्बियम लेयर में, वहां पर होगा माइटोसिस। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे आज का हमारा जो स्टार है वो है मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस जो है आज हम पढ़ेंगे, हर उसकी एक एक आपको डिटेल बताऊंगा कि कहां पर होती है मियोसिस, और आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर आपसे गलतियां होती हैं। ठीक है, मैं आपको यह भी समझाऊंगा आज कि कहां कहां पर आपसे एमसीक्यू बनाते समय गलतियां होती। देखो अगेन मैं बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूं। अगर मान लो मैं बोलूं कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस तरह से 2 है, 3 है, ऐसे ऐसे करते करते मान लो मैं बोलूं ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 23 तक है, क्रोमोसोम 23 तक है, मतलब ऑब्वियसली 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मैं मान के चल रहा हूं ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम होता है, जो कि सबको पता होगा, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। अच्छा, 23 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अब समझो एक बड़ा सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे ये बोलूं, कोई भी क्रोमोसोम का एग्जांपल लो, मान लो मैं बोलूं कि क्रोमोसोम नंबर, मैं ये बोलूं कि क्रोमोसोम नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये है क्रोमोसोम नंबर 6 ऐसे। ठीक है, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 6 है। ओके, अच्छा, अब समझो बात को, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, और एक और क्रोमोसोम नंबर 6 जो है वो आएगा फादर से। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये क्रोमोसोम जो है मान लो ये आया है फादर से, ये मान लो फादर से आया है, फादर्स क्रोमोसोम नंबर 6। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि सेम क्रोमोसोम मदर से भी आएगा, मानते हो? एकदम आराम से बनाओ, एकदम डिटेल में बनाओ। आज आपको पहली बार शायद समझ में आने वाला है कि मैं क्या समझाने वाला हूं, होमोलोगस क्रोमोसोम, सिस्टर नॉन सिस्टर क्या होता है। तो ये जो है ये मान लो मदर्स क्रोमोसोम नंबर 6 है। अब समझो एक बड़ा सिंपल आपको लॉजिक बताता हूं कि जो भी जीन फादर क्रोमोसोम में है, सेम जीन मदर क्रोमोसोम में है। जब ये कोई जीन फादर क्रोमोसोम में होगा, मान लो एग्जांपल में, इसको बनाना मत पर समझो, मान लो कोई जीन यहां पर होगा, तो सेम जीन जो है यहां भी होगा। समझ रहे हो? जो जीन होगा फादर्स क्रोमोसोम में, सेम जीन मदर्स क्रोमोसोम में भी होगा। इस तरह के जीन को कहते हैं एलील्स, इसको कहते हैं एलील्स। बट फिलहाल जो है हमारा एलील्स से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये वाला। अब देखो, अगर मैं बोलूं ये वाला फादर्स क्रोमोसोम है और ये है मदर्स क्रोमोसोम, तो इन दोनों को आप बोलोगे ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। समझ में आया आपको? जो भी क्रोमोसोम नंबर आप ले रहे हो फादर का और वही क्रोमोसोम नंबर ले रहे हो मदर का, तो कहोगे बेटा ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जब मैं मार्क करूंगा, देखना ध्यान से सुनना मुझे, कि ये वाला जो आर्म है बच्चे और ये जो आर्म है जिसको कि आप क्रोमैटिड आर्म कहते हैं, तो क्रोमैटिड आर्म नाम लिया था मैंने, इसको आप कहोगे ये है सिस्टर, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझे? ये जो है जो फादर क्रोमोसोम, मदर वाला भूल जाओ अभी, फादर क्रोमोसोम के दोनों आर्म को बोलोगे बच्चे ये है सिस्टर क्रोमैटिड। जबकि अब ध्यान सुनना मुझे, जबकि अगर आप देखोगे ये वाला, ये जो आर्म है, ये वाला बच्चे, ये वाला और ये वाला, अब समझो ये दोनों जो है आपस में बहने नहीं है, ये बहने नहीं है, बिकॉज देखो ये वाला इसका आर्म है, फादर्स वाला आर्म है, और ये वाला मदर्स आर्म है, इसीलिए इसको कहोगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया आपको?
ये चीज समझे बिना आपको जब भी मैं बोलूंगा सिस्टर क्रोमैटिड नॉन सिस्टर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये नहीं समझो तो। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कोई भी क्रोमोसोम नंबर ले लो, मान लो क्रोमोसोम नंबर 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, तो 7 8 ले लो, क्रोमोसोम नंबर 8 में एक क्रोमोसोम आया है फादर से, एक आया मदर से, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम है बच्चे, ये है क्या होमोलोगस। बट अगर मैं बात करूं एक क्रोमोसोम नंबर 6 एक क्रोमोसोम नंबर 8, तो क्रोमोसोम 6 और 8 ये क्या है बच्चे, ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम 6 वाला फादर और क्रोमोसोम 6 वाला मदर ये है होमोलोगस, 6 और 8 नॉन होमोलोगस। अब सुनो, जो भी आप एक क्रोमोसोम ले रहे हो, एक क्रोमोसोम उसके दोनों क्रोमैटिड हैं सिस्टर, जबकि दोनों के अलग अलग हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अच्छा अब समझो एक बात को, अगर आपको इससे क्लियर हुआ, अब एक बात मेरे ध्यान से सुनना। आपको ये पता होगा, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, मान लो कि जैसे मेरा मेरा कलर देखो, मेरा कलर ना बिल्कुल फेयर हूं मैं, ना ही बिल्कुल डार्क हूं, मैं कहीं बीच में आता हूं। मेरे फादर जो है थोड़े से डार्क हैं, मेरी मदर जो है वो बिल्कुल फेयर है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। अच्छा, मतलब ये हुआ कि फादर्स क्रोमोसोम और मदर्स क्रोमोसोम के बीच में क्या हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा। आपने ये भी देखा होगा बहुत बार कि मदर जो है बिल्कुल शॉर्ट हाइट है, फादर बहुत ही टॉल हाइटेड है, बच्चा जो मिडिल हाइट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि फादर्स और मदर क्रोमोसोम के बीच में होता है रिकॉम्बिनेशन, जिससे बच्चे में आते हैं मिक्स्ड फीचर्स। कई कई कहते हैं ना, अरे इसकी जो आंखें हैं मदर की तरह है, इसकी नाक और फादर की तरह है। क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज दोनों के क्रोमोसोम में होता है रिकॉम्बिनेशन। मतलब ये हुआ, एक बात ध्यान सुनना, बड़ा कॉन्सेप्चुअल, बड़ा मजेदार चीज है, आपको ना एकदम मजा आ जाएगा। सुनो क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है वो तो फादर्स क्रोमोसोम से है ना, तो इन दोनों का आपस में रिकॉम्बिनेशन करके तो फायदा नहीं है, बिकॉज ये तो दोनों फादर्स क्रोमोसोम है ना। तो होना क्या चाहिए, ये वाला फादर वाला और ये मदर वाला, इन दोनों आर्म के बीच में होना चाहिए रिकॉम्बिनेशन, तभी तो जीन का आदान प्रदान होगा। देन ओनली द जीन्स विल रिकॉम्बाइन। इसीलिए आप समझो बात को, इस पूरे चैप्टर में मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगा, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलूंगा बच्चे, रिकॉम्बिनेशन। और जब भी मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन, तो मैं बोलूंगा रिकॉम्बिनेशन बिटवीन, समझो बात को, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन। अब बोलो होमोलोगस या नॉन होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब समझो, अगर कभी भी आपने देखा रिकॉम्बिनेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 6 और क्रोमोसोम 8, तो ये म्यूटेशन है, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ये गड़बड़ चीज है। तो रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम से होती है, मतलब फादर और मदर वाला। अब समझो, मैंने बोला फादर और मदर, तो इनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर है या नॉन सिस्टर है, नॉन सिस्टर है बच्चे। तो क्या लिखोगे, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड बिटवीन, लिखो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझ में आया आपको? दो चीज समझनी पड़ेगी आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूंगा चैप्टर में होने वाला रिकॉम्बिनेशन, तुरंत तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अब सर बोलने वाले हैं क्रोमोसोम 5 फादर मदर, मतलब होमोलोगस, और सेम में तो होगा नहीं, इसका और इसका फादर वाला और मदर वाला तो नॉन सिस्टर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, याद रहेगा? नहीं याद करो, कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, याद मत करो। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे मियोसिस के स्टेप्स। ओके, हम पढ़ेंगे मियोसिस के स्टेप्स। आपको मैंने एक सिंपल निमोनिक बताया था, आपको याद होगा, परमात्मा, याद है परमात्मा? याद भूल गए? ये संडे हो गया, बहुत लोगों ने रिविजन किया नहीं है। तो परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा मतलब प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। और ये सारों कहां, ये होंगे माइटोसिस के बाद। तो जो आपने पढ़ा माइटोसिस में, सेम होना है मियोसिस में भी, सेम मियोसिस में भी होना है। बट अब देखो, ये पूरा का पूरा फेज है क्या, कैरियोकाइनेसिस। ये सारा किसमें आता है बच्चे, ये आता है कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होता है बच्चे, साइटोकाइनेसिस। और फिर से ये वापस जाता है कहां पर, G1 में, फिर S में, फिर
G2 में और फिर से आ जाता है इनटू कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोसिस में। ठीक है, एम फेज, जिसको एम फेज कहते हो। कभी कभार मैंने बताया था G1 से चला जाता है जीरो पे और जीरो से जाके कभी कभार ये वापस भी आ सकता है। ठीक है, ये सिंपल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, ये G1 S और G2 ये तो बिल्कुल सेम है जैसा हुआ था माइटोसिस में। याद रखना ये तीनों सेम है। इन मियोसिस समझो बात को, ये तीनों तो बच्चे सेम ही है, ये तीनों सेम है, पर यहां पर आता है मेन चेंज। इसीलिए मियोसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज के बारे। हम पढ़ेंगे किसके बारे? परमात्मा, प्रोफेज के बारे। परमात्मा बोलो बेटा, परमात्मा बोलो, परमात्मा। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा प्रोफेज से, शुरुआत करते हैं प्रोफेज से। चलो, आई थिंक हमने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो बना लो बेटा। तो शुरुआत कर रहे हैं हम टॉपिक का। टॉपिक क्या है बेटा? मियोसिस। ठीक है, अच्छा, प्रोफेज 1 से अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने आपको इतनी बार रटा दिया था कि प्रोफेज में, याद है, प्रोफेज में गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। टेलोफेज में ये तीनों रीअपियर होंगे। याद है? अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ कि सेंट्रोजोम की डुप्लीकेशन कहां होती है, आप बोलोगे सर एस फेज में होती है वो तो। अगर मैं पूछूं क्रोमोजोम डुप्लीकेट कब होता है, आप बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, क्रोमोजोम डुप्लीकेट नहीं होता, डीएनए डुप्लीकेट होता है। क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है, तो बेटर वर्ड क्रोमोजोम डुप्लीकेशन नहीं कहना चाहिए, कहो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है बस, और कंफ्यूज ही मत हो। अच्छा, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में एक सिंपल निमोनिक याद रखना, लेजी, प्यार दे दो। लेजी प्यार दे दो, अरे भाई ये क्या चीज है? देखो, ए लेप्टोटीन। याद रखना नीट 2020 में इस चैप्टर से 3 सवाल आए थे। 5 सितंबर को मैंने कराया था एक सुपर फास्ट रिवीजन इस चैप्टर का, सुबह 8 o'clock। 1000 बच्चों ने देखा था और उसी से 3 क्वेश्चन सेम टू सेम उस क्लास से आए थे। आज भी वही दिन है, ठीक से याद करना। लेप्टोटीन, बी लेजी, एल, ठीक है ना, पी, और यहां पर जेड है। एल पहले आया क्या? एल और फिर जेड, मतलब जेड से जाइगोटीन। ठीक है, सी क्या बच्चे? पी, पी से पैकाइटीन, पैकाइटीन। ओके, फिर डी, डी से डिप्लोटीन। देखो डी है ना बेटा, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन। और ई, ये एक और डी है, ये क्या है? ये क्या है बच्चे? ये है डाया काइनेसिस, ये है डाया काइनेसिस। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो नाम दिया जा रहा है, जैसे लेप्टो, जाइगो, देख रहे हो वर्ड, देख रहे हो वर्ड को पकड़ो, आपने वर्ड को पकड़ो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? समझो, लेप्टो का मतलब होता है थिन। लेप्टो का मीनिंग, इट्स अ लैटिन टर्म और मीनिंग है थिन। जाइगो, जाइगो का मीनिंग होता है डबल। कहते हैं ना जाइगोट बन गया, जाइगो मतलब होता है डबल, जाइगो का मतलब ही डबल होता है। पैकाई का मतलब होता है थिक, पैकाई मतलब होता है थिक। डिप्लो मतलब दो हो गए, डिप्लो मतलब अगेन डबल हो जाना, डबल हो जाना मतलब डुप्लीकेट करना, डिप्लो मतलब डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट करना। ठीक है, और डायाकाइनेसिस मतलब दूर चले जाना, मतलब सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो जाना मतलब डायाकाइनेसिस। अच्छा, अब इसके थ्रू हम समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। लेप्टोटीन मतलब थिन, मतलब क्रोमोसोम जो है वो थिन अपीयर करेगा। जैसे आपने पूछा था कि सर लिखा हुआ है डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मतलब क्या हुआ? क्रोमोसोम जो है वो दिखता है क्रोमैटिन की तरह, याद है? देखो, अगर मैं बोलूं पहला स्टेप है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा लेप्टोटीन मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर लेप्टोटीन में आपने बताया कि क्रोमैटिन तो ऐसे होता है ना, क्रोमैटिन होता है एकदम बिल्कुल ऐसे तरह से, ऐसे ऐसे फायर्स होते हैं क्रोमैटिन के। अब क्या होगा बेटा, जब ये बनेगा क्रोमोसोम तो ये ऐसे बनेगा, देखो इस तरह से, ओके, और ये इस तरह से। तो हो क्या रहा है, एट द स्टेज ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल, लेप्टोटीन में ये था क्या? ये था क्रोमैटिन, और ये क्या है? ये है क्रोमोसोम। ये क्रोमैटिन है और क्रोमोसोम है। तो समझो
क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोपी। क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोपी। क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोपी। ये किस स्टेज का पार्ट है? ये लेप्टोटीन का पार्ट है, लेप्टोटीन का पार्ट है। ठीक है, बी, बी है जाइगोटीन। फटाफट क्या है? जाइगोटीन। अच्छा, जाइगोटीन यहां क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो आपस में पेयर करना शुरू करेगा। क्रोमोसोम आपस में क्या करेगा? पेयर करेगा। लिखो यहां क्या होना है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग। जब क्रोमोसोम पेयर करता है इसको नाम देते हैं साइनैप्स। नाम देते बेटा साइनैप्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि साइनैप्स किसके बीच में होता है? अगर मैं आपसे पूछूं होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लिखो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। कोई डाउट ही नहीं रहना है आपको। देखो कितना इजी हो रहा है आपके लिए। अच्छा, सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड चीज क्या होगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बनाएगा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा बेटा? साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब बोलोगे सर ये समझ में नहीं आता क्या है। अभी बताता हूं, पहले आप इसको लिखो, एक बार लिख लो, अभी आपको क्लियर कर दूंगा ये होता क्या है। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मतलब होता क्या है? सुनो, आपको मैंने जस्ट बताया कि क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। मान लो ये क्रोमोसोम है ऐसे, ठीक है, इस तरह से एक और क्रोमोसोम मान लो ये ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल अगल बगल आके चिपकने लगेंगे। ये दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल अगल बगल आके चिपकने लगेंगे। देखो कैसे? मान लो ये क्रोमोसोम है, देखना बात को, ये क्रोमोसोम मान लो यहां पर था, ठीक है, ये क्रोमोसोम यहां पर था। अब क्या होगा? ये क्रोमोसोम बिल्कुल ऐसे जाके देखो यहां पर आके एकदम साथ में आके इसके लग जाएगा। ये दूर था, देखो पास आ रहा है। जादू देखो जादू, ये देखो इसके आके ऐसे आके पास आके चिपक गया इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा? इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में देखो यहां पर आ जाएगा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बनेगा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। इसको नाम दिया गया है, इसी को नाम दिया गया है साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब हुआ क्या बेटा? हुआ क्या? देखो ये दोनों क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब कैसे थे? देखो अगर आप बनाना चाहते हो ऐसे बना लो, ये क्रोमोसोम ऐसे था और ये क्रोमोसोम ऐसे था, अलग अलग थे। अब ये जाके दोनों चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं। अब देखो क्या हुआ? इस तरह से अगर मैं बोलूं कि कितने आपको क्रोमैटिड आर्म दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 और 4। कितने बेटा? 4 है। इसको नाम दिया गया है टेट्राड्स। टेट्राड्स मतलब 4 क्रोमैटिड आर्म्स। बट कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम और बाईवैलेंट्स। समझा? बाई मतलब 2, तो बाईवैलेंट टर्म यूज हो रहे हैं क्रोमोसोम के लिए। क्रोमोसोम है बाईवैलेंट्स, और क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड वो कितने बेटा? टेट्राड। इसको समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है, बट कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप मेरी बात ध्यान सुन रहे हो, अगर आप डॉक्टर प्रवीण की बात ध्यान सुन रहे हो, तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। 4 क्रोमैटिड आर्म्स है तो कहोगे टेट्राड्स है, बट क्रोमोसोम कितने हैं? 2 है तो कहोगे बाइवैलेंट है। अच्छा, ये जो टेट्राड या बाइवैलेंट है, ये बनना शुरू होता है, बनना शुरू होता है जाइगोटीन में। जाइगो मतलब 2, 2 आ गए पास में, बनना शुरू होता है जाइगोटीन में। बट याद रखना एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है बेटर सीन इन पैकेटीन स्टेज, पैकेटीन स्टेज, बेटर सीन इन द पैकेटीन स्टेज, बेटर सीन इन द पैकेटीन स्टेज, ठीक है, बेटर सीन इन द पैकेटीन स्टेज। ओके, अच्छा, तो थर्ड करते हैं, याद है, लेजी प्यार दे दो। एल से लेप्टो, जेड से जाइगो, लेजी प्यार, पी से पैकाइटीन, पैकाइटीन, ओके, पैकाइटीन। अच्छा, याद रखना पैकाइटीन में क्या होगा? पहला पहला 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट बिकम्स डिस्टिंक्ट। उसको नाम क्या दिया गया? टेट्राड। 4 क्रोमैटिड, सेम चीज लिख रहा हूं मैं,
4 chromatid arms, sorry, 4 chromatid arms, 4 chromatid arms of each bivalent, 4 chromatid arms of each bivalent form tetrads. क्लियरली शुरुआत हुई कहां? जाइगोटीन में। दिख कहां रहा है क्लियरली? पैकाइटीन में। कंफ्यूजन कोई बात ही नहीं है। सेकेंड, अब यहां पर बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या बनेगा बेटा? लिखो इसको, recombination nodules are formed. Recombination nodules are formed. अब सर ये क्या समझ में नहीं आता, ये क्या लिख दिया आपने? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड। अच्छा देखो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स वहां होगा जहां पर इसको करना है क्रॉसिंग ओवर। सर क्रॉसिंग ओवर, ये क्या नया टर्म आ गया? देखो थोड़ा सा ना पहले मुझे ध्यान सुनना है, ठीक है बेटा? देखो ये क्रोमोसोम था ऐसे और ये क्रोमोसोम था ऐसे, ठीक है? अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम यहां पर था, ठीक है? आपने इस क्रोमोसोम को पास बुलाया, ये देखो पास आ रहा है, 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 और ये इसके पास आ गया। क्या बना? ये टेट्रार्स बना। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये जो है वो इस तरह से अंदर जाएगा ऐसे, ठीक है? इस अंदर जाने के पहले ये बिल्कुल इससे ऐसे चिपक जाता है, इस तरह से बिल्कुल चिपक जाता है, ठीक है? मतलब इस साइड पे, ये जो साइड दिख रहा है आपको, ये साइड पे होना है क्रॉसिंग ओवर, इस साइड पे होना है क्रॉसिंग ओवर। इसको नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। मतलब ये जो साइड बना आपको, ये वाला, दिस इज अ साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। ओके, इट्स अ साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर takes place. It's a site where crossing over takes place. अब क्या ये पूछना चाहिए आपको कि कहां होना है? मतलब सिस्टर, सॉरी, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, अभी भी गलती करोगे तो आपका कोई हल नहीं हो सकता। बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है? इसके लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, इसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्या बेटा नाम? रिकॉम्बिनेज नाम है इसका, नाम क्या बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में आता है रिकॉम्बिनेशन, याद रखना ये क्वेश्चन इतनी बार आएगा आप परेशान हो जाओगे बनाते बनाते। जैसे ही वर्ड आया रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, आंसर होगा पैकाइटी। तो मैंने इसको याद किया था एस PR, ठीक है? PR, ओके? अच्छा अगला डिप्लोटीन, कुछ बुक्स को कहते हैं डिप्लोटीन या फिर डिक्टियोटीन। याद रखना, दिस मे लास्ट समटाइम्स फॉर मंथ्स और ईयर्स। कुछ प्लांट्स में ये मंथ टू ईयर्स ऐसे रहते हैं, इसी स्टेज में रहते हैं। इट इज अ लॉन्गेस्ट फेस कैन persist for months और years। अब ये किसी बुक में गलत दिया हुआ है कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है वो डायकाइनेसिस, बिल्कुल गलत है वो। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसको हम कोई नहीं होते चेंज करने वाले। लॉन्गेस्ट फेस डिप्लोटीन है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। मुझे ऐसे डाउट्स नहीं चाहिए जिसका ना सर है ना पैर है, ठीक है? डिप्लोटीन, ओके? इसका नाम है डिक्टियोटीन, भी इसका नाम होता है, डिक्टियोटीन भी होता है। लॉन्गेस्ट फेज कैन परसिस्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। अच्छा इसमें क्या होगा बेटा? अब क्या होगा, यहां से स्टार्टिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब सिनेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स क्या था, याद रखना, पूरा का पूरा ये देखो, ये था सिनेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? अब ध्यान सुनना, होगा क्या इसमें? क्या होगा बेटा? मान लो ये वाला पार्ट डिसॉल्व कर गया, ठीक है? पर ये वाला पार्ट अभी भी अटैच्ड है। जब ये अटैच होगा तो क्या होगा, ये दोनों पहले पास आए थे, अब क्या हो जाएगा? देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये ऐसे चला गया। जब ऐसे था तो नाम दिया हमने सिनेप्टोलिमल कॉम्प्लेक्स। अब देखो क्या हुआ,
ये पूरा जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब देखो एक पार्ट अलग हुआ, अब देखो ऊपर ला ऐसे क्रॉस कर गया। जब क्रॉस कर जाएगा तो बोलोगे चियाजमाटा, चियाजमाटा बोलो, कियाजमाटा बोलो, आई थिंक बेटर वर्ड इज कियाजमाटा, कियाजमाटा, ठीक है ना। देखो क्या है, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ synaptonymal complex, dissolution of synaptonymal complex, dissolution of synaptonymal complex, dissolution of synaptonymal complex. but recombined homologous chromosomes, homologous chromosomes, recombined homologous chromosomes are still attached where, at sites of crossing over. सैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूरी की पूरी अटैचमेंट कहते हैं, कहीं कहीं पर ये फिर भी अटैच होगा, उसके बाद ऐसे क्रॉस कर जाएगा, उसको क्रॉस कर जाएगा। मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वापस समझो, इतना प्यार समझाऊंगा आप भूल ही नहीं पाओगे। देखो ये है एक क्रोमोसोम, ये है एक सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। अब देखो क्या हुआ, इस क्रोमोसोम में ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं, ये क्रोमोसोम दूर था, ये क्रॉसिंग भी मेरे इसके साथ जाना है, क्रॉसिंग भी इसके साथ जाना चाह रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं बेटा, तुम हटो, तुमको नहीं चाहिए, ठीक है। देखो ये जो है ये क्रोमोसोम पहले यहां था, फिर यहां पर है, बिल्कुल ऐसे लटक गया, ऐसे चपक गया, ठीक है, ऐसे चिपक गया। तो क्या होगा, इसमें जो है पूरी की पूरी क्या बन गई, यहां से यहां तक सैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा ये सैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, कहीं कहीं पर डिसॉल्व कर जाएगा, देखो कैसे, ऐसे था, ये बहुत जगह डिसॉल्व कर जाएगा, बट कहीं कहीं पर डिसॉल्व नहीं भी करेगा, इस तरह से। बस एक जगह मान लो यहां पर लगा हुआ है, ऐसे ये लगा हुआ है, जहां पर ये लगा हुआ है, जहां ये लगा हुआ है वहां पर क्या होगा, ये कर जाएगा क्रॉस, इस तरह से। देखो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, समझ आया आपको। इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहां पर, इसे कहते हैं कियाजमाटा। ये दिख रहा है ना आपको, क्रॉस शेप का दिख रहा है आपको, ऐसे और ऐसे, इसको कहते हैं कियाजमाटा। क्या कहते हैं बेटा, कियाजमाटा। क्या कहते हैं बेटा, कियाजमाटा, कियाजमाटा कहते हैं इसको, कियाजमाटा, ठीक है। जो क्रॉसिंग वर्ड दिख रहा है वो कियाजमाटा दिख रहा है। यहीं से शुरुआत होती है बेसिक रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया ना कि कुछ फादर वो टॉल है, मदर शॉर्ट है, बच्चा बिल्कुल मिड हाइट का हो रहा है, क्यों, बिकॉज दोनों के जीन्स जो है रिकॉम्बाइन कर गए, दोनों के जीन्स जो है वो रिकॉम्बाइन कर गए, ठीक है। अच्छा, सेकंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, they start disappearing, okay, they start disappearing. अब अगला स्टेज है डायाकाइनेसिस, ई, डायाकाइनेसिस, देख लो ये क्या था, डिप्लोटीन था, अगला स्टेज है डायाकाइनेसिस। यहां क्या होगा, यहां होगा टर्मिनेशन ऑफ कियाजमाटा, टर्मिनेशन ऑफ कियाजमाटा। सो क्या होगा, क्रोमोसोम विल, बोलो यस, सेपरेट, क्रोमोसोम विल सेपरेट। अब देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग यहां पर, एंड यहां पर क्या होगा, इट हैज ऑलरेडी डिसअपियर्ड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव डिसअपियर्ड, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी नाउ डिसअपियर्ड। स्टार्ट्स डिसअपियरिंग इन द प्रीवियस स्टेज, दे हैव डिसअपियर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, अगला क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल is assembled, mitotic spindle is assembled to start next
फेस। याद रखना, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, लेजी प्यार दे दो मतलब लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, लेजी प्यार दे दो, ये किसके हैं पार्ट? ये है प्रोफेज के पार्ट और प्रोफेज 1 के पार्ट। ये सारे हैं प्रोफेज 1 के पार्ट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूं तो आप कैसे आंसर करोगे? देखो कैसे आंसर करोगे। अब अलग अलग स्टेज को पहले समझो। इन सभी स्टेज में क्या क्या कार्यक्रम हुआ। लेप्टोटीन, यहां पर क्रोमैटिन बन गया, क्रोमोसोम, आंसर सॉल्व हो गया आपका। जाइगोटीन, यहां पर दो, मतलब देखो ये है दो क्रोमोसोम, ये आगे पास में, क्या बना बेटा? क्या बना? बाइवेलेंट्स, या फिर बोलो टेट्राड। अच्छा, पैकाइटीन, क्या हुआ? देखो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया। ओके, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया। ठीक है, अगला डिप्लोटीन, क्या हुआ? कियास्माटा बना, कियास्माटा बना। और डायकाइनेसिस अलग हो गया। इसको याद करना पड़ेगा, ये तो इतना इजी है। क्या हुआ? ये ऐसे क्रोमोसोम था, घुलमुल घुलमुल घुलमुल, क्या बन गया? लेप्टोटीन बन गया क्रोमोसोम। जाइगोटीन, दो पास आ गए। पैकाइटीन, बोलो टेट्राड बन गया और रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हुआ। डिप्लोटीन, कियास्माटा बना, डायकाइनेसिस सेपरेट हो गए। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको समझने पड़ेंगे और वो समझने पड़ेंगे आपको। जैसे अगर क्वेश्चन आता है जाइगोटीन के ऊपर, अगर क्वेश्चन है जाइगोटीन के ऊपर, तो जाइगोटीन से आपका आंसर क्या बनेगा? जाइगोटीन से आपका आंसर बनेगा साइनेप्सिस। कैसे करोगे? जाइगोटीन में देखो वाई है, वाई है, और साइनेप्स में भी देखो वाई है, वाई और वाई, क्या रखना? वाई और वाई, सॉल्व हो जाएगा। पैकाइटीन, पी आर, पैकाइटीन में होगा रिकॉम्बिनेशन, पी आर। फिर देखो डिप्लोटीन, कियास्माटा, सी डी, सी डी, सी डी मतलब कियास्माटा, डिप्लोटीन, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स पैकाइटीन, और जाइगोटीन में साइनेप्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप एमसीक्यू बना ही नहीं पाओगे। और इसी के ऊपर कम मैं बता रहा हूं आपको 3 क्वेश्चन आए थे नीट 2020 में। इनफैक्ट ये हिस्ट्री रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? आप अब क्या करोगे? आप अपने नोट कॉपी को लोगे टेढ़ा करके। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो कि देखो ये एनसीईआरटी बेटा, आप क्या करोगे? आप ऐसे लिख रहे हो ना, आप इस किताब को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। यहां लिखो मियोसिस 1 का डायग्राम बनाएंगे, यहां मियोसिस 2 का डायग्राम बनाएंगे। पूरा फुल पेज चाहिए हमें, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, ऐसे हमें फोटोग्राफ बनाएंगे। आप लोग इतना फोटोग्राफ बनवाते हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, अब फोटोग्राफ नहीं बनाओगे, ऐसे तो नहीं चलेगा, है ना? चलो, तो पूरी एक फ्रेश पेज चाहिए हमें बेटा, मियोसिस 1, और यहां लिखेंगे मियोसिस, मियोसिस 2। ओके, अच्छा, अब देखो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1, वहां पर क्या होगा? वहां पर हम क्या करेंगे? आप एक को पहले एनसीईआरटी का एक फोटोग्राफ देख लो। एनसीईआरटी के फोटोग्राफ में अगर आप ध्यान दोगे, ये तो मैं पूरा पढ़ा चुका हूं आपको, ये पूरी की पूरी कहानी को पढ़ा चुका हूं, एक एक लाइन को आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। पर यहां देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, यहां पर क्या हो रहा है, एक चीज समझो। एनसीईआरटी डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो है आपको दिख रहा है, दो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम्स है यहां पर, ये दोनों है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, मतलब यहां पर दो क्रोमोसोम को दिखाया जा रहा है और उसको सेपरेट की जा रही है। तो क्योंकि यहां पर ये डायग्राम दिया हुआ है, और देखो एक तरफ होमोलोगस क्रोमोसोम ब्लू से दिखाया गया है, एक रेड से दिखाया गया है, इसलिए मैं भी आपके लिए सेम डायग्राम बनाऊंगा जहां पर दो अलग अलग क्रोमोसोम दिखा रहे हैं। मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 5 है और ये वाला क्रोमोसोम नंबर मान लो 7 है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम को डिवीजन दिखाया जा रहा है एनसीईआरटी में। ये दोनों क्रोमोसोम नंबर 5 नहीं है, एक क्रोमोसोम नंबर 5 के दो पार्ट है और ये क्रोमोसोम नंबर 7 के दो पार्ट है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये आप 8 मान लो, 10 मान लो, पर दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह से यहां पर हम बनाएंगे इस तरह से बिल्कुल सेम तरह का डायग्राम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एनसीईआरटी से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, चलो बनाना शुरू करें बेटा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखो ये जो है, एक पहले सेल बनाओ। ठीक है, इस सेल में हम शुरुआत करेंगे प्रोफेज 1 से। यहां लिखो प्रोफेज, प्रोफेज मान लो ये 1 है।
प्रोफेज में क्या होगा, आपको याद होगा जब भी हम बात करें प्रोफेज की, तो यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, न्यूक्लियस वो भी सेपरेट हो जाता है। और अगर आपको याद हो हमारे माइटोसिस का पार्ट, तो वहां पर देखो यहां क्या बना था, माइटोटिक स्पिंडल बन गए थे। ये थे सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, और यहां से एस्टर्स के थ्रू जो माइटोटिक स्पिंडल है वो ऐसे बनने शुरू हो जाते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप क्रोमोसोम की बात करो, छोटा बनाना, डोंट ड्रॉ वेरी स्मॉल, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम नंबर ब्लू है, ये क्रोमोसोम मतलब ब्लू है ऐसे, ठीक है, और यहां पर रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम नंबर दूसरा ऐसे क्रोमोसोम है ऐसे, ये सारी रिकॉम्बाइंड है। कियास्माटा बन चुका है बिकॉज प्रोफेज 1 खत्म हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से एक रेड बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम से हैं, याद रखना ये ऑलरेडी रिकॉम्बाइंड है, ऑलरेडी रिकॉम्बाइंड है बिकॉज प्रोफेज 1 खत्म हो चुका है, प्रोफेज 1 खत्म हो चुका है। इस तरह के क्रोमोसोम कहते हो बाइवेलेंट, ये है प्रोफेज 1। परमात्मा हमारा निमोनिक है, तो पहला है प्रोफेज 1, तो ऑब्वियसली अगला क्या होगा, अगला होगा मेटाफेज, याद है मेटाफेज, मेटाफेज। अब देखो ये जो सेल है ये मेटाफेज का फेज है, ये मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होगा, देखो अगर मान लो ये एक सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है, यहां पर सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है। अब क्या होगा, याद रखना मेटाफेज में हमेशा होता है क्रोमोसोम विल अलाइन एट द इक्वेटर, अलाइन एट द इक्वेटर मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर आप बनाओगे एक क्रोमोसोम ऐसे, और यहां बनाओगे इस नीचे एक और क्रोमोसोम्स ऐसे, इस तरह से रेड वाला इसके बगल में बनाओगे इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। ये दो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब क्या होगा, आपको याद होगा यहां बनाना पड़ेगा कैनेटोकोर, कैनेटोकोर, इस कैनेटोकोर में आपको स्पिंडल फाइबर अटैच करना पड़ेगा ऐसे। कितना सुंदर डायग्राम बन रहा है। ये है मेटाफेज का स्टेज। तो मेटाफेज में अगर क्वेश्चन आता है कि एट विच फेज बाइवेलेंस लाई एट द इक्वेटर, इक्वेटर कहां लाई करता है, बाइवेलेंस लाई द इक्वेटर इन द मेटाफेज 1 स्टेज, मेटाफेज 1 स्टेज। अगला स्टेज बताओ, एनाफेज, एनाफेज 1। आराम से बनाओ, मैं इसको 3 बार रिवाइज करूंगा आपके लिए, बिकॉज मुझे पता है आज तक किसी को समझ में नहीं आया ये चीज, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ जाएगा। एनाफेज 1, ठीक है। एनाफेज में देखो क्या होगा, एनाफेज में अगेन देखो दोनों तरफ बना लो आप, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम। अब क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है एक तरफ वाला, ये इस तरफ ऐसे भागेगा और ये ऐसे भागेगा, क्यों, पुल हो रहा है ना, पुल हो रहा है बेटा, सॉरी। इस तरफ से देखो यहां पर रेड क्रोमोसोम बनाओ और उसको इस तरफ पुल करो, पुल कौन कर रहा है, स्पिंडल फाइबर पुल कर रहा है, कैसे, वाया द कैनेटोकोर, ठीक है। तो कैनेटोकोर कहां है, ये कैनेटोकोर है यहां पर, कैनेटोकोर यहां पर है। अच्छा, अब इसका मतलब यह हुआ यहां पर कुछ एमसीक्यूज पक्का आने वाले हैं, क्या आएंगे, मुझे बताओ कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए या नहीं हुए। पहले ये बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम है कौन बेटा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन है, ये वाला क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस है, इस तरह से ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए या नहीं हुए, हो तो गए, दिख तो रहा है, सोचना क्या है। अब ये बताओ सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए या नहीं हुए, सिस्टर क्रोमैटिड कौन है, सोचो, सिस्टर क्रोमैटिड कौन है, सोचो बेटा, ये और ये सिस्टर है, ये सारे सिस्टर्स हैं, सेपरेट हुए नहीं हुए, ठीक है। तो यही आता है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करेगा कि एट द मियोसिस एंड एनाफेज 1 क्या सेपरेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आंसर सुनो, होमोलोगस क्रोमोसोम दे सेपरेट, मानते हो, दे सेपरेट, ओके। सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर। सभी लोग के डायग्राम बनाओगे, मेरा चेहरा नहीं देखोगे, बनाओगे ताकि याद रहे, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेज, अगला आएगा टेलोफेज 1, टेलोफेज, टेलोफेज 1 परमात्मा, ठीक है। टेलोफेज 1, टेलोफेज में याद है, याद आ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियस रीअपियर, ऑल द ऑर्गेनेल्स रीअपियर, बना क्या, डायड्स बना। ये डायड्स क्या होता है, यहां क्या होगा, जो
क्रोमोसोम है, सॉरी सेल है, वो इस तरह से डायड्स बनाएगा, इस तरह से डायड बनाएगा एक, ओके। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा, और बोलो क्रोमोसोम कैसे दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे, एक ब्लू वाला इधर, एक ब्लू वाला इधर, एक रेड वाला यहां और एक रेड वाला यहां। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे हैव रीअपियर्ड। क्या लिखोगे, रीअपियर, रीअपियर। एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड, DYADS, डायाड्स कहते हो इसको, डायाड्स नाम देते हो। क्या नाम देते हो बेटा, डायाड्स, बोलो डायाड्स, फिर से बोलो डायाड्स, दो है दिख रहे ना, डायाड्स कहते हो। अच्छा, इसके बाद क्या स्टेज आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। साइटोकाइनेसिस जब 1 की बात करेंगे तो ये जो है दो सेल सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा और ऐसा। अब यहीं पर अगेन वो कहानी आएगी जहां पर जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो अपनी डिस्क्रीट आइडेंटिटी लूज कर जाएगा और वापस ये बन जाएगा क्रोमैटिन, ऐसे वापस बन जाएगा क्रोमैटिन। एक ब्लू बना दो, एक रेड बना दो। जो लोग इसको सिर्फ ब्लैक ब्लैक बना रहे हो उनके दिमाग में सिर्फ ब्लैक ही घुसेगा, ना आपको कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब मैं बना रहा हूं ब्लू, उसको ब्लू बनाओ, रेड बना रहा हूं रेड बनाओ, नहीं तो आप वैसे ही सोचोगे जैसे आज से सोचते आए थे, मतलब कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, तो ठीक से बनाना है। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया बेसिकली मियोसिस 1। ये पूरी की पूरी कहानी बन गई मियोसिस 1 की। अब शुरुआत करते हैं मियोसिस 2 से। अगेन सेम स्टेज रिपीट होगा, मतलब जब शुरुआत होगा प्रोफेज 2 का, प्रोफेज 2 का शुरुआत होगा, ठीक है ना। तो प्रोफेज 1 मैंने एक तरफ लिखा, अब लिखूंगा प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में अगेन देखो, एक इसमें से जो एक सेल है, ये वाला सेल जो है वो जाएगा प्रोफेज 2 में, ये वाला सेल ये भी जाएगा प्रोफेज 2 में। मतलब क्या हुआ कि अब ये सारे के सारे जो सेल्स हैं वो अगेन जाएंगे मियोसिस 2 के पास। याद रखना, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। मतलब क्या हुआ, अगेन देखो ये सेल जो है अपने आप को रीअरेंज करेगा लाइक क्रोमैटिन्स। अगेन प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड all the organelles will disappear, spindle fiber will appear। so सेम कहानी रिपीट होगी। और देखो यहां से बनाएंगे हम प्रोफेज 2। यहां क्या बनाएंगे, देखो दो सेल बनाते हैं, ये एक सेल, ओके, और ये एक सेल, दो सेल बन गए। अगेन सेम कहानी रिपीट होगी। कैसे, देखो जरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, ओके। अब इसके अंदर मुझे कितने क्रोमोसोम बनाने हैं, कितने आए थे, देखो यहां पर, एक ब्लू एक रेड, यहां बनाओ, एक ब्लू और एक रेड। यहां पर भी आएगा एक ब्लू और एक रेड। अब मैं दोनों सेल को नहीं बनाऊंगा, अल्टीमेटली देखो दोनों तो सेम काम करने वाले हैं ना, तो मैं दोनों सेल को नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बहुत ही यार जो इमेज है आपकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसलिए यहां पर हम सिर्फ एक को बनाएंगे, ये वाला सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर है, और ये अटैच होंगे वही स्पिंडल फाइबर से। ठीक है, ये हो गया प्रोफेज 2 का शुरुआत, ये हो गया प्रोफेज 2 का शुरुआत। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेटाफेज 2। क्या आएगा बेटा, मेटाफेज 2 आएगा। चलो शुरुआत करते हैं, ये है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में क्या होगा, यहां पर अगेन ये सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम है। याद रखना, क्रोमोसोम विल अलाइन एट इक्वेटर। कैसे, ब्लू कलर ऐसे बना दो और रेड कलर इस तरह से बना दो। यही कला समझना है, कौन सा कैसे अरेंज हो रहा है। कैनेटोकोर को यहां डाल दो, स्पिंडल फाइबर को अटैच कर दो। आई थिंक इतना तो आपको आ ही गया होगा। मतलब मेटाफेज 2 में अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, मेटाफेज 2 में बताओ कि क्रोमोसोम इज अलाइनिंग एट इक्वेटर एंड स्पिंडल इज अटैच्ड टू कैनेटोकोर। याद रखना, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, और दूसरा पार्ट स्पिंडल अटैच्ड टू काइनेटोकोर। पढ़ा हुआ है हमने, एट द सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है व्हाट इज काइनेटोकोर। अगला स्टेज है एनाफेज, ये मेटाफेज 2 था बेटा, अब आएगा एनाफेज 2। ठीक है, एनाफेज 2। एनाफेज में क्या होगा, मैं दूसरा सेल नहीं बना रहा हूं, आपको पता होगा वो भी ऐसे ही कर रहा है, मैं दूसरा सेल नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना। एनाफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं देखो इस तरह से पुल होने शुरू हो जाएंगे,
देख रहे हो, ऐसे पुल होंगे, ऐसे रेड वाला यहां से पुल होगा ऐसे। अब कैनाटोकोर तो यहीं पर होगा, सर में कैनाटोकोर होगा, और कौन पुल कर रहा है? अब तो सब फटाफट बना रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा, पहली बार मजा आ रहा होगा इससे ये क्रोमोसोम देख के, मुझे पता है। अच्छा, अब यहां पर मेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये है कि समझो, एक चीज समझो कि क्रोमोसोम जो थे, अगर आप मेटाफेज 2 को देखो तो मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम जो है वो कुछ, मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम जो थे वो इस तरह के थे, ऐसे ऐसे। एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है, ये क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है एक ऐसा बना और एक ऐसा बना। अब ये बताओ ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब ये जो सेंट्रोमियर है वो बीच से ऐसे स्प्लिट कर गया होगा। मानते हो ना? अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट किया होगा तभी तो एक क्रोमैटिड आर्म ऊपर एक नीचे गया होगा। तो यहां क्वेश्चन आता है एनाफेज 2 में द क्रोमैटिड और सॉरी सेंट्रोमियर सेपरेट, सेंट्रोमियर सेपरेट करने से अब ये बताओ ये वाला जो क्रोमैटिड है और ये जो क्रोमैटिड है, मतलब ये वाला और ये वाला, ये सिस्टर है नॉन सिस्टर है? अरे एक ही क्रोमोसोम के है ना, सिस्टर है ना, तो ये होगा सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। तो दो क्वेश्चन आते हैं यहां पर, दो क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या आएंगे, लिखो इसको, सेंट्रोमियर splits, okay, and sister chromatid separate, centromere splits and sister chromatids separate, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। इसके बाद शुरुआत होगा टेलोफेज का। टेलोफेज 2 में क्या होगा, देखो जो जो डायड्स हैं वो अगेन डायड्स की तरह बनेंगे, ऐसे डायड्स की तरह बनेंगे, ओके। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रिफॉर्म कर जाएगा ऐसे। देखो वापस अगर बोलोगे यहां पर सब सेम ही चीज तो हो रही है, मतलब मैं दूसरा का बनाया नहीं हूं, बट वहां भी कहानी सेम ही हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ब्लू क्रोमोसोम रेड क्रोमोसोम का क्या पार्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे साथ अब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, एक ऐसा और एक रेड और एक रेड, एक रेड और एक रेड, ऐसा, ठीक है। ये हुआ टेलोफेज 2 में। फाइनली जब इसका होगा साइटोकाइनेसिस 2, जब इसका होगा साइटोकाइनेसिस 2, तो ये दो में डिवाइड करेगा और ये दो में डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली देखो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे जहां पर सब में होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बट अगर हम बात करें कि किसमें क्या क्रोमोसोम आएगा, ध्यान रखना, एक ब्लू सब में आएंगे, एक रेड सब में आएगा, मतलब 4 हैप्लॉइड गैमीट्स, ये होगा n, ये होगा n, ये होगा n और ये होगा n, 4 हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म, तो ये कहलाएंगे n n n और n। अब यहां पर कंफ्यूजन ये मत करना कि सर आपने एक सेल के अंदर तो 2 क्रोमोसोम बना दिए तो n कैसे कह रहे हो? अरे भाई ये n मतलब एक ब्लू क्रोमोसोम मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 है और रेड वाला क्रोमोसोम नंबर 7 है। अगर 5 2 होंगे तब होगा 2n, पर ये ब्लू क्रोमोसोम तो एक ही है ना, तो n कहलाएगा, वो 2n नहीं कहलाएगा। 2n तब होता अगर इसमें देखो ये होता, ये है 2n। अल्टीमेटली बना क्या, अल्टीमेटली ये चारों सब मिलके बन गए ऐसे n n n और n। इसे कहोगे 4 हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड गैमीट्स आर फॉर्म्ड। इसमें हर एक लिखा वर्ड आपके लिए गोल्डन है, बिकॉज हर ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एट विच स्टेज? आंसर होगा एनाफेज 2। क्वेश्चन आता है कि सिस्टर क्रोमैटिड एसोसिएटेड एट सेंट्रोमियर किस स्टेज में? इट इज एनाफेज 1। समझ रहे हो? अब इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। तो वापस देखते हैं इस पूरे डायग्राम को। प्रोफेज 1 से शुरुआत, परमात्मा हमारा निमोनिक था, ये प्रोफेज 1, ठीक है। फिर आएगा ये दोनों आगे मेटाफेज में, फिर आगे एनाफेज में सेपरेट होने लगे। पर ध्यान रखना सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी एसोसिएटेड है और होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। फिर ये बन गए 2 डायड्स और फाइनली ये क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। यहां पर इसने अपने इंडिविजुअलिटी लूज कर दी है और ये आ जाएगा वापस एक इंटरफेस में। इंटरफेस से वापस ये चलेगा इनटू, फिर से चलेगा प्रोफेज 1 में। तो या तो ये इंटरफेस में काफी देर तक रह सकता है या फिर ये तुरंत जा सकता है प्रोफेज 2 में, जो कि एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज मत होना। इंटरफेज में या तो कुछ देर तक रह सकता है या फिर तुरंत चला जाएगा प्रोफेज 2 पे, ठीक है। फिर ये जाएगा प्रोफेज 2 पे। यहां आया, अब क्या हुआ, मेटाफेज में अलाइन कर गया इक्वेटर के पास,
इक्वेटर पास कर गया। अब देखो ये बीच से स्प्लिट करेगा, ये जो है अगर इसको मैं बिल्कुल एनलार्ज कर दूं तो क्या होगा बेटा, ये जो बिल्कुल बीच से देखो यहां से स्प्लिट करेगा, ऐसे और ऐसे टूटेगा। बिकॉज ये बीच से टूटेगा इसलिए कहते हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा एट द एनाफेज। क्या लिखा है देखो बेटा हमने, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एट द एनाफेज। अगर स्प्लिट करेगा तभी तरह सेपरेट हुआ ना, और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर गया, अल्टीमेटली क्या बना, टेलोफेज 2 बना, ये बना टेलोफेज 2। और फाइनली क्या आया, साइटोकिनेसिस आया, उससे 4 हैप्लॉइड गेमीट्स बन गए, 4 हैप्लॉइड गेमीट्स हैव फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड गेमीट्स हैव फॉर्म्ड। तो यहां पर आया पूरा का पूरा मियोसिस, जो कि आपने एक डायग्राम में पूरा पूरा बना लिया है, और इससे अच्छा डायग्राम आप जिंदगी में कहीं नहीं बना सकते अगर आपने सीखा है ढंग से मियोसिस। दिस इज द डायग्राम दैट यू मस्ट एंड मस्ट फॉलो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसको देखो, कुछ अगर आपने मिस किया है, सॉरी अगर आपने मिस किया है तो देख लो। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। देखो इस डायग्राम पर ध्यान दो कि ये क्या क्या आपको कहां कहां क्या चीज आपको बताना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में पूरी चीज लिखी हुई है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में कुछ छुपाना नहीं होता है। तो देखो यहां पर मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1, एनाफेज 1, यहां पर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं, टेलोफेज 1। फिर अगले पेज में देखो प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर गया और सारे अब से ऑर्गेनेल डिसअपियर कर गए। मेटाफेज 2 जहां पर ये कहां लाइन कर रहा है, इक्वेटर पर लाइन कर रहा है, इक्वेटर पर लाइन कर रहा है। एनाफेज 2, एनाफेज 2 में क्या हुआ, देखो सेंट्रोमियर यहां से स्प्लिट कर जाएगा, तो यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट किया है और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट कर गए। अल्टीमेटली देखो ये बन गया एन 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 और एन, ये हो गई फाइनली कहानी, ये आ गई फाइनल कहानी जो हमें समझना है एनसीईआरटी से। अब एनसीईआरटी में देखो कैसे आपको कंफ्यूजन होती है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। कुछ वर्ड्स मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको बाद में इससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो कैसे, जब हम बात करेंगे यहां पर, ये पूरी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूं, ठीक है। मैं आगे आगे यहां से बात करता हूं। एनाफेज 1, एनाफेज 1 में देखो क्या लिखा है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन्स एसोसिएटेड। क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। टेलोफेज 1, टेलोफेज 1 में देखो एक लाइन लिखा हुआ है जो कंफ्यूजन होता है, द स्टेज बिटवीन द टू मेयोनिक डिवीजन, मतलब 1 and 2 is called as interkinesis and is generally short lived. There is no replication in interkinesis. Interkinesis followed by prophase 2 and a prophase, a much simpler prophase than the prophase 1. Okay, यहां पर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, साइटोकिनेसिस follows and is followed by dyades of cells। सब कुछ पता होना चाहिए आपको, एक ही लाइन समझ में आ रही होगी। Although in many cases the chromosomes do not undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of interphase nucleus। मतलब कि कहीं कहीं पर ये बन जाएगा ऐसे से इस तरह से, बट कहीं कहीं पर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है, देखो लाइन क्या कह रहा है, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus। तो कहीं कहीं पर ये वापस बन जाएगा क्रोमैटिन, पर कभी कभी ये क्रोमैटिन नहीं बनेगा, वो ये कहना चाह रहा है। इसे कंफ्यूजन मत करना, बहुत बहुत हैवी वर्ड नहीं लिखा है इसने। फिर मियोसिस 2, यहां पर देखो प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, ठीक है, अगेन वही कहानी शुरू होगी। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम्स लाइनर इक्वेटर, सेम कहानी। एनाफेज 2, यहीं पर होता है कंफ्यूजन। अब इस वर्ड को ध्यान से पढ़ना, एनाफेज 2 में क्या कर रहा है, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम which was holding the sister chromatid together, allowing them to move toward the opposite poles। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन आता है। फाइनली टेलोफेज 2, टेलोफेज 2 में क्या होगा, सेम कहानी, क्रोमोसोम्स वंस अगेन एंटर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपको यही बार बार बता रहा हूं, प्रोफेज में डिसअपियर, टेलोफेज में रीअपियर। कंफ्यूजन है ही नहीं, कहां है कंफ्यूजन, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कहां होना है, अब तो कुछ डाउट ही नहीं रहा, कहां होना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, कहां होना चाहिए, ये होना चाहिए बेसिकली where there is conservation of specific chromosome number in each species is achieved across generations in sexual reproduction। ठीक है, each through a process per se, paradoxically resulting in reduction in the chromosome number by half। obviously it also increases genetic variability। आपको समझाया मैंने, recombination से variability आती है in the population of the organism from one generation to another generation। variations are very important for the evolution। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड वेरिएशंस आते हैं, दो चीजें इसमें आती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान दिया होगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में बेसिक डिफरेंस क्या था, आप बोलोगे सर मियोसिस 1 में
मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का जो नंबर था वो क्या हो गया, वो हाफ हो गया। और मियोसिस 2 में कुछ हाफ तो नहीं हुआ, सेम चीज सेपरेट हो गई। इसीलिए कहते हैं दैट मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। याद रखना, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। और मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज दिस इज इक्वलेंट टू माइटोसिस। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2n से n कहां हो चुका था, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि 2n से n कहां हो गया था, तो ध्यान से आप खुद ही आंसर करोगे। सर इस डायग्राम को देख के लग रहा है मुझे कि ये था बेटा 2n, ये 2n था, 2n है, बट देखो ये क्या है, ये रहा n और ये रहा n। तो मियोसिस 1 के समय ये 2n से n हो चुका है, तो बिकॉज आधा हुआ ना तो कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस 1 इज रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज मियोसिस 2 में वापस क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, वो सेम रह जाता है। इसलिए ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज बनाने के लिए। मियोसिस 1 and meiosis 2 reductional and meiosis 2 is equational division just like mitosis.